जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास मेंस में जो राइटिंग लिखी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया गया है कि मेंस में कैसे लिखा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पे, जो औपनिवेशिक भारत 18वीं शताब्दी में थी। आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। भूमि भूमिका भूमिका में क्या है? 18वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी की बात हो रही? 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। किससे? भारत जो है किससे गुजर रहा था? राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक इन संक्रमण से गुजर रहा था। तो औरंगजेब की मृत्यु, जो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो है साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया और प्रांतीय सूबेदार धीरे धीरे स्वतंत्र शासन के रूप में उभरने लगे। कौन? ये प्रांतीय सूबेदार, जो हर प्रांत में सूबेदार हुआ करते, तो अब वो किसके रूप में उभरने लगे? शासक के रूप में उभरने लगे। इसी शक्ति या रिक्तता या पावर वैक्यूम का लाभ उठा करके जब छोटे छोटे बने, तो उसी का लाभ उठा करके यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने, विशेषकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक गतिविधियों से आगे बढ़कर राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि ये कमजोर नींव पड़ने लगी, तो उसमें गति व्यापारिक, वो तो व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार को छोड़ करके वो क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति अपनाने लगी, यानी राजनीतिक में भाग लेने लगी। बंगाल, जो उस समय भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था, भारत का उस समय सबसे सर्वाधिक प्रांत कौन था? बंगाल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति का प्रमुख लक्ष्य बना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल को अपना नीति या विस्तारवादी नीति बनाई। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष ने भारत में औपनिवेशिक शासन की आधारशिला रख दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल में जो है अपनी औपनिवेशिक शासन की आधारशिला रख दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापक स्वरूप और क्रमिक रूप में इसका परिवर्तन कैसे हुआ, ये देखते हैं। इसकी स्थापना, जो ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, कौन थी उस समय? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा की गई। भारत में इसका उद्देश्य एशिया के साथ व्यापार करना था, जिसमें मसाले, सूती वस्त्र, रेशम और नील, ये जो है प्रमुख थे। व्यापार करने के लिए क्या थे? मसाला, सूती वस्त्र, रेशम और नील, ये प्रमुख थे। कंपनी एक शुद्ध व्यापारिक संस्था थी और इसका राजनीतिक सत्ता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। वो तो आई थी व्यापार करने के लिए, जो एलिजाबेथ का चार्टेड था, लेकिन उसमें हस्तक्षेप करके राजनीतिक में भी अपना काफी योगदान किया। मुगल संरक्षण के अंतर्गत व्यापार, इसमें क्या है? 17वीं शताब्दी में कंपनी ने मुगल शासकों से फरमान प्राप्त कर भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इससे 17वीं शताब्दी में जो है मुगल शासक जो उस समय होते, तो उनसे फरमान यानी परमिशन लेकर के उसने क्या कर दी? भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। यह व्यापार पूर्णतः भारतीय शासकों की अनुमति और संरक्षण पर आधारित था। और 18वीं सदी में क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में स्वरूप इसका जो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य तक कंपनी का चरित्र बदलने लगा। इसके प्रमुख कारण क्या थे? कंपनी तो व्यापार करने आई थी, लेकिन अपना चरित्र बदल क्या करने लगी? राजनीति करने लगी। इसके प्रमुख कारण क्या थे? यूरोप में पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा, फ्रांसीसी कंपनी में संघर्ष और भारत में केंद्रीय सत्ता की कमजोरी थी।
यूरोप में तो पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा थी, प्लस उसके बाद क्या थे, फ्रांसीसी कंपनी में काफी संघर्ष था। और भारत में इनको रुकने का या इसका प्रमुख कारण क्या है, भारत में केंद्रीय सत्ता जो थी वो काफी कमजोर थी, तो इसका उन्होंने लाभ उठा लिया। इस चरण में कंपनी ने क्या कहा, निजी सेना खड़ी कर दी। वो खुद अपनी क्या कर दी, कंपनी ने निजी सेना कर दी, किलेबंदी की, यानी फोर्ट विलियम बना लिया, स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। जो छोटे छोटे स्थानीय राजनीतिज्ञ थे तो उसमें जो अपना ये हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। बंगाल का आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व, इसमें क्या, वो आर्थिक समृद्ध था। बंगाल जो है आर्थिक रूप से काफी समृद्ध था। बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत था। क्या था, भारत का सबसे धनी प्रांत था। कौन, बंगाल। यह भारत के कुल राजस्व का लगभग एक तिहाई योगदान देता था। इतना, एक तिहाई योगदान देता था। आर्थिक रूप से इस समृद्धि थी बंगाल। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, ढाका का मलमल उपयोग, रेशम और नील का उत्पादन, यूरोपीय बाजारों में बंगाली वस्त्रों की भारी मांग। यूरोपीय बाजार में क्या थी, बंगाली वस्त्र का काफी अच्छा खासा मांग था। इस समृद्धि ने बंगाल को यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के लिए अत्यंत आकर्षक बना दिया। इन्हीं वजह से। और राजनीतिक राजनीति स्थिति इसकी क्या रही, बंगाल का नवाब नाम था, मुगल सम्राट के अधीन था। बंगाल का जो नवाब था वो मुगल सम्राट के तो अधीन था, पर व्यवहार में पूर्णतः स्वतंत्र था। ये नाम का मात्र था एक मुगल सम्राट के अधीन, लेकिन ये अपने मनमानी करता था या पूर्णतः स्वतंत्र था। संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी और जमींदारों और व्यापारियों पर सशक्त नियंत्रण था इसकी राजनीतिक का। 1717 का फरमान और उसके परिणाम क्या निकले। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान दिया गया। जो मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में उन्होंने कंपनी को जो है मुक्त शुल्क जो है मुक्त व्यापार, यानी कि उनको जो व्यापार करे उसको फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया आज की भाषा में। तो परिणाम इसका क्या निकला, कंपनी के कर्मचारियों को दस्तक प्रणाली के अंतर्गत कर मुक्त व्यापार मिला। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इनका निजी व्यापार में दुरुपयोग हुआ। बंगाल के राजस्व को भारी क्षति हुई। नवाब और कंपनी के बीच तनाव की शुरुआत हो गई। यह फरमान आगे चलकर अंग्रेजी राजनीतिक हस्तक्षेप का आर्थिक आधार बन गया। क्या बन गया, अंग्रेज जो है इसका काफी लाभ उठा करके उसको आर्थिक अपना आधार बना लिए। मुर्शिद कुली खां और बंगाल की स्वायत्तता। मुर्शिद कुली खां जो थे 1717 से 1727 ईस्वी को बंगाल की वास्तविक स्वायत्तता का संस्थापक माना जाता है। क्या है, बंगाल की वास्तविक स्वायत्तता का संस्थापक किसे माना जाता है, मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। इसके प्रमुख कार्य क्या रहे, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी गई। यह जो वित्तीय अनुशासन और राजस्व सुधार था, क्या था, वित्तीय अनुशासन और राजस्व सुधारक था। जमींदारों पर नियंत्रण, मुगल सम्राट को नियमित राजस्व पर आंतरिक स्वतंत्रता। उनके शासन में बंगाल एक सशक्त और संगठित प्रांत के रूप में उभरा। अलीवर्दी खां जो है 1740 से 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी रहे। उनमें जो है अंतिम शक्तिशाली नवाब कौन था, अलीवर्दी खान, जो बंगाल के अंतिम सक्षम और शक्तिशाली नवाब थे। बंगाल के क्या थे, अंतिम सक्षम और शक्तिशाली नवाब थे अलीवर्दी खान। 1740 से 1756 तक थे। उनकी उपलब्धि क्या रही, मराठा आक्रमणों से बंगाल की रक्षा, प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना, यूरोपीय शक्तियों को सीमित दायरे में रखना। ये जो है अलीवर्दी खां जो इनकी अच्छी उपलब्धि रही। इसमें कमजोरी उनकी क्या रही, उत्तराधिकारी की स्पष्ट नीति का अभाव, अंग्रेजों की बढ़ती सैन्य शक्ति को पूरी तरह न रोक पाना। उनकी मृत्यु के बाद जो है बंगाल की राजनीतिक स्थिरता समाप्त हो गई। क्या हो गई,
जैसे अलीवर्दी की मृत्यु हुई तो बंगाल में क्या राजनीतिक स्थिरता जो है खत्म हो गई। वो जो उत्तराधिकारी अच्छा अपना चुनाव नहीं कर सके। फिर उसके बाद जो आपका सिराजुद्दौला है, व्यक्तित्व और ऐतिहासिक मूल्यांकन। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी थे। क्या थे? अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी थे और ये 1756 से 1756 ईस्वी में क्या बने? नवाब बने। अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला आए 1756 में। उनका व्यक्तित्व क्या था? वह जो है युवा और आत्मसम्मानी थे, प्रभुत्ता के प्रति सजग थे, अनुभवहीन किंतु साहसी थे। उनको तो अनुभव नहीं था लेकिन वो जो साहसी थे। इतिहासकारों के अनुसार जो है सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी प्रशासनिक अपरिपक्वता और दरबारी राजनीति को न समझ पाना। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्या? अपरिपक्वता प्रशासनिक क्षेत्र में और दरबारी राजनीति की उनकी पास समझ नहीं थी अच्छी, जो इतिहासकार बताते हैं। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष। उनके मुख्य संघर्ष क्या रहे? फोर्ट विलियम की बिना अनुमति किलेबंदी, अंग्रेज कर्मचारियों द्वारा कर चोरी और दादनी प्रथा, नवाब के विरोधियों को अंग्रेजों द्वारा संरक्षण। यह संघर्ष व्यक्तिगत न होकर औपनिवेशिक विस्तार बनाम अस्थायी संप्रभुता का संघर्ष था। कलकत्ता अभियान और ब्लैक होल विवाद कब हुआ? ये 1756 में ही हुआ। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी गतिविधियों से असंतुष्ट होकर कलकत्ता पर आक्रमण किए। इस पे कलकत्ता पर आक्रमण किए और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। और ब्लैक होल विवाद इसमें मचा रहा। अंग्रेजी विवरणों में अत्यधिक क्रूरता का चित्रण है। आधुनिक इतिहासकारों द्वारा इसे अतिशयोक्ति और राजनीतिक प्रचार माना गया। इस घटना का उपयोग अंग्रेजों ने प्रतिशोध और नैतिक औचित्य के रूप में किया। प्लासी का युद्ध 1757, ये षड्यंत्रात्मक विजय था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। यह युद्ध जो है सैन्य संघर्ष से अधिक राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम था। सैन्य संघर्ष से ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम था। इसकी रणनीति, अंग्रेज की रणनीति क्या थी? मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ से गुप्त समझौता। अंग्रेजों से जो है मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ ने जो है गुप्त में समझौता कर लिया और नवाब की सेना में जो है विश्वासघात कर दिया। परिणाम इसका क्या निकला? सिराजुद्दौला की पराजय हुई और उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया गया। बंगाल पर अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई और इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार जो है अ प्लेसी वाज नॉट अ बैटल, इट वाज अ बैटरली कहा गया। तो दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिया गया और नवाब नाम मात्र शासक रहा। कंपनी जो है व्यापारी से शासक बनी। अब यहीं से जो क्या होगा, कंपनी जो है व्यापारी से क्या बन गई? शासक बन गई। इसका परिणाम और ऐतिहासिक महत्व काफी चर्चा में रहा। इसकी राजनीतिक में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। आर्थिक में इसके जो है धन निकासी किया गया और भारतीय उद्योगों का पतन कर दिया गया। प्रशासनिक क्षेत्र में क्या रहा? द्वैत शासन लाया गया और भ्रष्टाचार में काफी वृद्धि कर दी गई। इस तरह से इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टोटल निष्कर्षण है आपको हम बता रहे हैं। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष जो है भारतीय इतिहासकार का निर्णायक मोड़ था। इस संघर्ष ने न केवल बंगाल की बल्कि पूरे भारत को औपनिवेशिक अधीनता की ओर धकेल दिया। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने भारत में ब्रिटिश शासन की आधारशिला रखी, जिसके प्रभाव जो है दीर्घकालिक और गहरे रहे। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और जो रिटेन के लिए आपको यहाँ पे करा दिए गए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।